कभी सोचा है कि हम जो हैं वो सच में हम हैं भी या नहीं? आज तुम्हें एक ऐसे सवाल से मिलवाने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच को अंदर से हिलाकर रख देगा। मैं कौन हूं? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है, और इसी सवाल के जवाब में छिपा है द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। पहली बार जब तुमने आईना देखा था, तब जो चेहरा तुम्हें दिखा था, क्या आज भी वही चेहरा तुम्हारी पहचान है? और इज इट जस्ट एन इल्यूजन? क्या आइडेंटिटी एक फिक्स चीज है या ये टाइम के साथ बदलती रहती है? क्या तुम्हारा आज का तुम वाकई में वही है जो कल का तुम था? आइडेंटिटी का ये पैराडॉक्स कहता है कि अगर किसी चीज की सारी प्रॉपर्टीज बदल दी जाए तो क्या वो फिर भी वही चीज रहती है? लेकिन आज हम थीसियस की शिप की बात नहीं करेंगे, वो एग्जाम्पल पुराना हो चुका है। आज बात करेंगे एक इंसान की जो हर दिन एक नया डिसीजन लेता है, एक नया इमोशन फील करता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। मान लो तुम्हारा नाम रोहित है। आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम 20 साल के हो गए। तुमने अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को छोड़ दिया। अब तुम ज्यादा मैच्योर सोचते हो। तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। तुम्हारी वॉइस डीपन हो गई है। तुमने कुछ लोगों को अपने लाइफ से बाहर कर दिया है और कुछ नए लोगों को अंदर आने दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये नया रोहित अब भी वही पुराना रोहित है? लेट्स ब्रेक इट डाउन लॉजिकली। अगर आइडेंटिटी सिर्फ मेमोरी पर डिपेंड करती है तो इमेजिन करो, एक आदमी जिसकी सारी मेमोरी मिटा दी गई हो, उसे कुछ भी याद नहीं, न उसका नाम न उसका पास्ट, तो क्या वो अब भी वही इंसान है? या फिर आइडेंटिटी हमारे बॉडी पर डिपेंड करती है, लेकिन हमारा बॉडी हर 7 साल में पूरी तरह से रिजनरेट हो जाता है। हमारी स्किन, हमारा ब्लड, हमारे बोन्स, सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। फिर वो तुम जो 7 साल पहले थे और आज हो, क्या वो एक ही इंसान है? थिंक डीपर। मान लो तुम रोज एक डायरी में अपनी लाइफ के सारे थॉट्स और इमोशंस लिखते हो। एक दिन तुम्हारी मेमोरी चली जाती है और तुम वो डायरी पढ़ते हो। तुम्हें वो सारी बातें पढ़कर फील होता है जैसे वो तुम थे, लेकिन टेक्निकली तुमने उन्हें याद नहीं किया, तुमने सिर्फ पढ़ा। तो क्या उस पुराने तुम की आइडेंटिटी अब भी तुम्हारे अंदर है या वो बस एक फिक्शन बनकर रह गई है? अब इमेजिन करो एक और इंटेंस सिचुएशन। एक मशीन है जो तुम्हारा एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना सकती है। वो तुम्हारे सारे मेमोरीज, इमोशंस, थॉट्स और बॉडी को कॉपी कर सकती है, एकदम परफेक्ट क्लोन। अब अगर वो क्लोन एक्टिवेट हो जाए और तुम ओरिजिनल इंसान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो क्या वो क्लोन अब तुम हो या फिर तुम मर चुके हो और वो बस तुम्हारी एक कॉपी है? पैराडॉक्स यहीं शुरू होता है। अगर आइडेंटिटी ट्रांसफरेबल है तो कौन डिसाइड करेगा कि रियल कौन है? लेट्स गो इवन डीपर। मान लो तुम रोज रात को सोते हो और हर सुबह एक नए वर्जन के रूप में उठते हो। नया माइंड स्टेट, नए थॉट्स, नया मूड। तो जो इंसान सोया था और जो उठा है, क्या वो दोनों सेम है? क्या आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूटी पर डिपेंड करती है या सिर्फ परसेप्शन पर? अब इमेजिन करो, तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है जो तुम्हारे साथ बचपन से है। एक दिन उसे ब्रेन इंजरी होती है और वो अपने सारे पास्ट को भूल जाता है। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका नेचर बदल जाता है, उसका इंटरेस्ट, उसकी लैंग्वेज, सब कुछ नया है। अब जो इंसान है, क्या वो वही फ्रेंड है जिससे तुम जुड़े थे या फिर वो कोई नया इंसान है बस पुरानी बॉडी में? इज आइडेंटिटी फिजिकल और साइकोलॉजिकल? अब सोचो एक और माइंड बेंडिंग सिनेरियो। मान लो तुम्हें हर रात सपने में एक ऑल्टरनेट लाइफ दिखाई देती है, एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम किसी और जगह रहते हो, किसी और नाम से, किसी और आइडेंटिटी के साथ। हर रात जब तुम सोते हो, तुम उस दूसरी आइडेंटिटी में चले जाते हो। वो सपने इतने रियल होते हैं कि तुम उन्हें अपनी सेकंड लाइफ मानने लगते हो। अब सवाल यह है, तुम्हारी असली आइडेंटिटी कौन सी है? वो जो दिन में इस दुनिया में जीती है या वो जो रात में दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है? क्या आइडेंटिटी दो अलग जगहों पर स्प्लिट हो सकती है? थिंक अबाउट दिस।
अगर तुम अपनी सारी मेमोरीज किसी कंप्यूटर में अपलोड कर दो और फिर वो कंप्यूटर तुम्हारे जैसा एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस बना दे जो तुम्हारी तरह बात करता है, सोचता है और रिएक्ट करता है, तो क्या वो तुम हो या सिर्फ एक एडवांस्ड इल्यूजन? फिलोसोफर डेरेक पारफिट ने आइडेंटिटी पर एक कॉन्सेप्ट दिया था कि शायद आइडेंटिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमें लगती है। मे बी जो मैटर करता है वो है साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस, यानी कि तुम खुद से इमोशनली और लॉजिकली जुड़े रहो, बस। बट अगर आइडेंटिटी इतनी ही फ्रैजाइल है तो फिर ये सवाल भी उठता है, क्या हमारी पूरी जिंदगी एक अनस्टेबल इल्यूजन पर टिकी है? और अगर हमारी आइडेंटिटी ही स्टेबल नहीं है तो फिर हम किसी और को कैसे पहचान सकते हैं? कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इंसान वैसा ही है जैसा वो खुद को बताता है? अब मान लो तुम किसी से डीपली कनेक्टेड हो, लेकिन सालों बाद वो इंसान पूरी तरह बदल चुका है। उसके बिलीफ्स, उसकी आइडियोलॉजी, उसका इमोशन सिस्टम, सब कुछ बदल चुका है। क्या अब भी वो वही इंसान है जिससे तुम जुड़े थे, या तुम्हारे कनेक्शन का बेस ही आइडेंटिटी इल्यूजन था? और यही आइडेंटिटी पैराडॉक्स का सबसे डार्क ट्रूथ है कि शायद हम किसी से नहीं बल्कि उनके एक स्पेसिफिक वर्जन से जुड़े होते हैं, और वो वर्जन हर दिन फेड हो रहा होता है। नाउ लेट्स फ्लिप द टेबल। क्या तुम खुद कभी किसी इंसान के लिए बदल गए हो? क्या तुमने कभी अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड किया है सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे? तो क्या उस वक्त तुम थे या एक प्रोजेक्शन? और अगर तुम हर बार किसी के लिए बदलते हो तो असली तुम कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को कभी जान ही नहीं पाए? अब सोचो, अगर तुम अपनी सारी पास्ट मिस्टेक्स, सारे रिग्रेट्स, सारी यादें मिटा सको तो क्या तुम खुद को फिर से पहचान पाओगे, या वो नई ब्लैंक आइडेंटिटी तुम्हें डराने लगेगी? क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारे होने की कहानी नहीं है, ये उन सब कहानियों का सम है जो तुमने खुद को बताई है। और अगर वो कहानियां बदल दी जाए तो शायद तुम भी बदल जाओ। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल ये है तुम कब तक वही रह पाओगे, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें बदलने वाला है। तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? खुशियां, सक्सेस, प्यार, या बस एक ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हें जीने का रीजन दे सके? अब इमेजिन करो एक ऐसी मशीन जो तुम्हें तुम्हारी सबसे परफेक्ट लाइफ दे सकती है, जहां तुम हर वो चीज फील कर सको जो तुमने कभी सोची थी, बिना किसी फेलियर, बिना किसी दर्द, बिना किसी रिजेक्शन के। साउंड्स टेम्पटिंग, राइट? पर इसी टेम्पटिंग फैंटेसी में छिपा है एक सबसे खतरनाक सवाल। क्या तुम उस एक्सपीरियंस मशीन में प्लग होना चाहोगे, या फिर तुम अपनी असली दुनिया, असली रियलिटी को फेस करना पसंद करोगे, इवन अगर उसमें पेन, स्ट्रगल और फेलियर शामिल हो? वेलकम टू एपिसोड 2, द एक्सपीरियंस मशीन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस की मीनिंग पर सवाल उठाता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस किया था फिलोसोफर रॉबर्ट नोजिक ने। उन्होंने इमेजिन किया एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन जो तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है और तुम्हें फील कराती है वो सारी एक्सपीरियंसेस जो तुम चाहते हो। तुम इस मशीन में प्लग होते हो और बस वहीं से तुम्हारी ड्रीम लाइफ शुरू हो जाती है। तुम फील करोगे जैसे तुम सक्सेसफुल हो, लोगों का प्यार पा रहे हो, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, वर्ल्ड टूर कर रहे हो, अवार्ड्स जीत रहे हो, और हर वो इमोशन फील कर रहे हो जो तुमने कभी इमेजिन किया हो। बट रिमेंबर, ये सब सिर्फ फील हो रहा है। असल में तुम एक टैंक में हो, मोशनलेस, प्लग इन, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। अब सवाल ये है, क्या ये एक्सपीरियंस इनफ है? क्या हम सिर्फ इमोशंस और सेंसेशंस के लिए जीते हैं, या हमें एक रियल ग्राउंडेड लाइफ चाहिए होती है? थिंक डीपर। अगर तुम मशीन में जाकर हमेशा के लिए परफेक्ट हैप्पीनेस फील कर सकते हो तो क्यों ना जाओ? क्यों ना हर दिन वही लाइफ जियो जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई अकेलापन नहीं? इसका आंसर शॉकिंग है। नोजिक कहते हैं ज्यादातर लोग उस मशीन में प्लग होना नहीं चाहेंगे,
बट व्हाई? अगर हैप्पीनेस ही हमारा अल्टीमेट गोल है, तो फिर वो मशीन अल्टीमेट सॉल्यूशन क्यों नहीं? बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड हम जानते हैं कि सिर्फ फील करना इनफ नहीं है। हम रियल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस करें वो सच में हो, ना कि किसी मशीन का इल्यूजन। अब इमेजिन करो, एक इंसान अपने पूरे जीवन में बस स्ट्रगल करता है, पेन फील करता है, डिप्रेशन में रहता है, और एक दिन उसे ऑफर मिलता है एक्सपीरियंस मशीन का। वो उसमें प्लग हो सकता है और पूरी जिंदगी परफेक्ट फील कर सकता है। बट क्या वो सच में जीतता है, या बस एक झूठे कंफर्ट जोन में खो जाता है? एक्सपीरियंस मशीन का सबसे डार्क साइड ये है कि वो तुम्हें हैप्पीनेस तो देती है, लेकिन तुम्हारी फ्रीडम छीन लेती है। तुम कोई रियल डिसीजन नहीं ले रहे होते, तुम कोई एक्चुअल अचीवमेंट नहीं पा रहे होते, तुम बस एक इल्यूजन में जी रहे होते हो। तुम्हारा पेन फेक है, तुम्हारा सक्सेस फेक है, तुम्हारा लव फेक है, और अगर सब कुछ फेक है तो तुम कौन हो? नाउ थिंक अबाउट टुडेज वर्ल्ड। क्या हम पहले ही कुछ ऐसी माइक्रो एक्सपीरियंस मशीन्स में प्लग हो चुके हैं? सोशल मीडिया, जहां तुम लाइक्स, कमेंट्स और वैलिडेशन से डोपामिन लेते हो, लेकिन असल लाइफ में अकेले बैठे हो। गेमिंग, जहां तुम वॉरियर हो, हीरो हो, सेवियर हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। वर्चुअल रिलेशनशिप्स, जहां तुम डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान एग्जिस्ट भी करता है या नहीं तुम्हें नहीं पता। तो क्या हम ऑलरेडी धीरे धीरे उस मशीन की तरफ जा रहे हैं? क्या हम रियल वर्ल्ड से भागकर अपने परफेक्ट वर्चुअल वर्ल्ड्स में छुप रहे हैं? थिंक अबाउट इट। क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी कहा है, काश ये ड्रीम कभी खत्म ना हो? कभी तुमने खुद इमेजिन किया है कि तुम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो? एक्सपीरियंस मशीन यही करती है, तुम्हारे डिजायर्स को फुलफिल करती है, लेकिन उनकी रियलिटी छीन लेती है। अब इमेजिन करो, तुम मशीन में हो और तुम फील कर रहे हो कि तुम एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे पास करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड हैं, और तुम फाइनेंशियली फ्री हो। लेकिन असल में तुम एक डार्क टैंक में हो, अनकॉन्शियस, जस्ट फीलिंग, नॉट लिविंग। अब सवाल उठता है, क्या तुम उस मशीन में जाना चाहोगे? अगर कोई तुम्हें आज ऑफर करे, क्या तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी छोड़कर एक इल्यूजन को एक्सेप्ट कर पाओगे, या तुम रियल पेन को, रियल स्ट्रगल को चुनोगे सिर्फ इसलिए कि वो सच है? और अगर तुम मशीन में जाने से मना करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे गहरी नीड हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि मीनिंग है। हम खुशी से ज्यादा पर्पस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एक्शंस का कोई रियल इम्पैक्ट हो, कोई रियल वैल्यू हो। और यही वजह है कि एक्सपीरियंस मशीन का कॉन्सेप्ट इतना डिस्टर्बिंग है। ये हमें मिरर दिखाती है कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और क्या छोड़ने को तैयार नहीं है। अब एक और हाइपोथेटिकल सोचो। मान लो तुम मशीन में ऑलरेडी प्लग हो चुके हो और तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारी करंट लाइफ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा करियर, तुम्हारे इमोशंस सब उस मशीन का पार्ट है। अब कोई आए और तुम्हें अनप्लग करने का ऑफर दे ताकि तुम रियलिटी में वापस जा सको, लेकिन रियल वर्ल्ड ज्यादा हार्श है, ज्यादा पेनफुल है। क्या तुम अनप्लग होना चाहोगे, या तुम्हारा इल्यूजन तुम्हारे लिए सब कुछ बन चुका है? और यही सवाल तुम्हारी करंट रियलिटी पर भी अप्लाई होता है। क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जी रहे हो, या तुम भी एक एक्सपीरियंस मशीन में हो जहां तुमने अपने कंफर्ट जोन को रियलिटी समझ लिया है? क्योंकि असली लाइफ टफ होती है, असली चॉइसेस पेन देती है, असली रिलेशनशिप्स एफर्ट मांगते हैं, बट शायद वही असल जिंदगी की खूबसूरती है। दैट इट्स इम्परफेक्ट, अनप्रिडिक्टेबल, पेनफुल बट रियल। और शायद इसलिए हम मशीन में जाने से मना करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ खुश नहीं होना चाहते, हम जिंदा होना चाहते हैं। नाउ हियर्स द रियल ट्विस्ट। अगर तुम्हें आज एक ऐसी मशीन ऑफर की जाए जो तुम्हें तुम्हारे सारे सपने फील करा सके, लेकिन बदले में तुम्हें अपने रियल आइडेंटिटी, अपने स्ट्रगल, अपने इमोशंस, अपने दोस्त,
अपने पेन को छोड़ना पड़े। तो क्या तुम प्लग इन करोगे या तुम अनप्लग रहना पसंद करोगे? भले ही वो दुनिया असमान हो, अधूरी हो, लेकिन तुम्हारी खुद की हो। सोचो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो तुम्हारी आइडेंटिटी और रियलिटी दोनों को हिला देगा। अगर हर चीज के लिए एक कारण चाहिए होता है, तो फिर अंत में उस फर्स्ट रीजन का कारण कौन होता है? मान लो तुम्हारे सामने एक बच्चा आता है और पूछता है, भैया ये धरती क्यों नहीं गिरती? तुम कहते हो, ग्रेविटी की वजह से। फिर वो पूछता है, ग्रेविटी क्यों होती है? तुम कहते हो, क्योंकि मैसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो पूछता है, मासेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं? अब तुम्हारे पास साइलेंस है, क्योंकि हर आंसर के पीछे एक और सवाल खड़ा हो जाता है। और यही है इंसानी सोच की सबसे बड़ी उलझन, कि जब हम किसी भी बात का अल्टीमेट रीजन ढूंढते हैं, तो हम खुद एक ऐसा जाल बुनने लगते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। वेलकम टू एपिसोड 3, मुनशाउज़ेन ट्रिलेमा, एक ऐसा सवाल जो लॉजिक की जड़ें हिला देता है। अब जरा खुद से पूछो, किसी भी चीज को सच साबित करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? प्रूफ, फैक्ट या कोई भरोसेमंद एक्सप्लेनेशन? पर ये सारे प्रूफ्स, फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशंस भी तो खुद किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं, और वो चीज भी किसी और पर। और ये सिलसिला चलता रहता है इनफिनिट तक। तो फिर आखिर किसी बात को सच मानने की लिमिट क्या है? मुनशाउज़ेन ट्रिलेमा इसी प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि हम किसी भी नॉलेज या बिलीफ को लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर जस्टिफिकेशन 3 ही रास्तों में से किसी एक पर जाता है, और तीनों रास्ते हमें डेड एंड पर छोड़ते हैं। पहला रास्ता है इन्फिनिट रिग्रेस, यानी हर आंसर के पीछे एक और सवाल, हर रीजन के पीछे एक और रीजन। जैसे अगर कोई पूछे, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा दोस्त ऑनेस्ट है? तुम कहो, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला। फिर कोई पूछे, पर तुम कैसे जानते हो कि उसने नहीं बोला? तुम कहो, क्योंकि उसने जो कहा था वो सही निकला। फिर कोई पूछे, और वो कैसे तय किया कि वो सही था? और ये सिलसिला चलता रहेगा एंडलेसली। तुम कभी उस बिलीफ के रूट तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा लॉजिक खुद अपने ही अंदर गुम हो जाएगा। दूसरा रास्ता है सर्कुलर रीजनिंग, यानी तुम उसी बात को प्रूफ के तौर पर रिपीट कर रहे हो जिसे प्रूव करना है। जैसे तुम कहो, मैं भगवान में विश्वास करता हूं क्योंकि वो डिवाइन है। और अगर कोई पूछे, तुम्हें कैसे पता कि वो डिवाइन है? तुम कहो, क्योंकि वो भगवान है। तुमने आंसर दिया, पर वो आंसर एक सर्कल में घूम रहा है। कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तुम सिर्फ अपने बिलीफ को दोहरा रहे हो बिना किसी फ्रेश लॉजिक के। तीसरा रास्ता है फाउंडेशनलिज्म, यानी कुछ असम्पशंस को बिना प्रूफ के सच मान लेना। जैसे 2 + 2 4, हम मान लेते हैं ये सच है क्योंकि मैथ का पूरा सिस्टम इसी पर बना है। या आई थिंक देयरफॉर आई एम, डेकार्ट का फेमस बिलीफ कि सोचने की एबिलिटी ही एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। फाउंडेशनलिज्म कहता है कि हमें कुछ चीजों को बिना प्रूफ के मानना पड़ता है, नहीं तो नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, कौन तय करेगा कि वो कौन सी बात मानना जरूरी है? कहीं वो भी तो किसी इल्यूजन या बायस पर बेस्ड नहीं। मुनशाउज़ेन ट्रिलेमा का नाम एक जर्मन फिक्शनल कैरेक्टर से लिया गया, बैरन मुनशाउज़ेन। ये वो आदमी था जिसने खुद को और अपने घोड़े को एक दलदल से बाहर खींच लिया, अपने बाल पकड़ के, यानी खुद को खुद से बाहर निकालना। एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क जो लॉजिक में भी रिफ्लेक्ट होता है। तुम नॉलेज को लॉजिक से जस्टिफाई करना चाहते हो, पर वो लॉजिक भी खुद किसी और लॉजिक पे डिपेंड करता है, और अंत में लॉजिक खुद को ही वैलिडेट कर रहा होता है। इट्स लाइक ट्राइंग टू क्लाइंब अ लैडर दैट्स फ्लोटिंग इन एयर। अब जरा सोचो, इस ट्रिलेमा का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं पता? क्या हम सब कुछ सिर्फ असम्पशंस पर जी रहे हैं? क्या ट्रूथ जैसा कुछ है ही नहीं? या फिर हम बस कंफर्ट के लिए
कुछ बिलीव्स को पकड़कर चल रहे हैं। इमेजिन करो, तुम किसी को डीपली ट्रस्ट करते हो। तुम्हें लगता है वो इंसान तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं करेगा, पर जब कोई तुमसे पूछता है तुम्हें कैसे पता, तो तुम्हारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है, एक इमोशनल फाउंडेशन। अब वो ट्रस्ट असली है या इल्यूजन, ये प्रूव नहीं किया जा सकता। सेम गोज विद सोसाइटी, रिलीजन, साइंस, मोरालिटी। सबके पीछे कोई ना कोई असम्पशन छिपा होता है। तुम्हें लगता है कि साइंस सब एक्सप्लेन कर देगा, पर साइंस खुद नेचुरल लॉज पर डिपेंड करता है, और उन लॉज को हम क्यों मानते हैं उसका कोई फाइनल जस्टिफिकेशन नहीं है। मुंचाउजन ट्राइलेमा हमें यही दिखाता है कि हमारे पास कभी कोई फाइनल अल्टीमेट ग्राउंड नहीं होता। हम बस उस पॉइंट पर रुक जाते हैं जहां हमें कंफर्ट मिल जाए। अब इमेजिन करो, एक कोर्ट रूम में जज बैठा है। वो किसी को सजा देता है एक कानून के आधार पर उस कानून को किसने बनाया? वो लॉ किसी फिलॉसफी पर बेस्ड है, वो फिलॉसफी किसी मोरालिटी पर, वो मोरालिटी किसी बिलीफ पर, और वो बिलीफ वो भी किसी कल्चर या ट्रेडिशन पर आधारित है। यानी पूरा जस्टिस सिस्टम भी सिर्फ एक लंबी चेन है असम्पशंस की, और तुम उसमें जस्टिस ढूंढते हो। अब सोचो, अगर लॉजिक कभी कंप्लीट जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, तो क्या हम लॉजिक पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपने बिलीफ्स को जस्टिफाई करने के लिए इमोशंस और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं, या हम बस उस इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम सब कुछ रैशनली डिसाइड करते हैं? और शायद इसीलिए जितने भी बड़े फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं, वो या तो एक फाउंडेशनल असम्पशन से शुरू करते हैं या फिर खुद कॉन्ट्रडिक्ट हो जाते हैं। नीचे कहता है, देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। यानी ट्रूथ एक इल्यूजन है जो को हमें स्टेबिलिटी फील कराता है, और इसी इल्यूजन में हम मीनिंग ढूंढते हैं। पर अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे सारे बिलीव्स तुमने बस इसलिए अपनाए क्योंकि तुम एंडलेस क्वेश्चनिंग से डरते थे, तो क्या तुम उन्हें फिर भी पकड़कर रखोगे? क्या तुम अपने ही सोचने के तरीके पर ट्रस्ट कर पाओगे जब तुम जान जाओ कि वो भी इनकम्प्लीट है? मुंचाउजन ट्रिलेमा तुम्हें एक मिरर दिखाता है जहां तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा आइडेंटिटी सब सवालों से घिरा हुआ है, और इन सवालों का कोई फाइनल आंसर नहीं। अब सवाल है, क्या इसका मतलब यह है कि ट्रूथ अनरीचेबल है, या फिर हमें यह मानना होगा कि ह्यूमन माइंड की लिमिट्स है, और शायद वही लिमिटेशन हमें इंसान बनाती है। तुम अपने हर डिसीजन, हर बिलीफ, हर रिलेशन में कोई ना कोई असम्पशन लेकर चलते हो। तुम्हें लगता है वो असम्पशन सच है, लेकिन क्या वो सच में सच है, या बस तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है? और सबसे डीप बात यह है कि अगर लॉजिक खुद को ही प्रूव नहीं कर सकता, तो क्या तुम खुद को प्रूव कर सकते हो, या तुम भी सिर्फ उन बिलीफ सिस्टम्स का पार्ट हो जो किसी और ने तुम पर थोपे? अब ये मत सोचना कि ये जर्नी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अगला एपिसोड तुम्हें उसी डायरेक्शन में ले जाएगा जहां लॉजिक खत्म होता है और डार्कनेस शुरू। तैयार हो जाओ उस इटर्नल सवाल के लिए, अगर भगवान है तो बुराई क्यों है? नेक्स्ट एपिसोड, द प्रॉब्लम ऑफ इविल, जहां तुम्हें हर क्यों का जवाब खुद एक सवाल बन जाएगा। डार्क साइकी कंटिन्यूज। तुम एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखते हो, उसकी माँ दर्द में है, वो खुद रो रहा है, और उस पूरी प्रक्रिया में दर्द, खून और चिल्लाहट शामिल है। तुम सोचते हो लाइफ की शुरुआत ही इतनी सफरिंग से क्यों होती है? अब जरा आगे बढ़ो। एक छोटा बच्चा भूख से तड़पता है, एक बेकसूर औरत किसी युद्ध में मारी जाती है, एक ऑनेस्ट इंसान सड़क हादसे में मर जाता है, जबकि एक करप्ट आदमी सालों तक चैन से जीता है। और फिर तुम सोचते हो, अगर भगवान है, अगर वो सच में ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है, तो फिर इतनी बुराई क्यों है इस दुनिया में? यही सवाल है द प्रॉब्लम ऑफ इविल, फिलॉसफी की सबसे पुरानी और सबसे चैलेंजिंग डिलेमा। क्योंकि अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान, ऑम्निपोटेंट, सर्वज्ञ, ऑमनिशिएंट और दयालु, बेनेवोलेंट है,
तो लॉजिकली इस दुनिया में ईविल का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। पर फिर भी हर कोने में दर्द है, दुख है, अन्याय है और ऐसी सफरिंग है जिसे देखकर दिल कांप जाए। क्या इसका मतलब ये है कि भगवान है ही नहीं, या फिर वो है पर उतना पावरफुल नहीं, या फिर वो पावरफुल तो है पर उसे फर्क नहीं पड़ता? एपिक्यूरस, एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, ने ये सवाल हजारों साल पहले उठाया था। अगर भगवान ईविल को रोक सकता है पर रोकता नहीं, तो वो दयालु नहीं। अगर वो रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं। अगर वो ना रोक सकता है, ना चाहता है, तो वो भगवान क्यों कहलाए? और अगर वो रोक सकता है और चाहता भी है, तो फिर ईविल एग्जिस्ट क्यों करता है? ये पैराडॉक्स आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था। अब कुछ बिलीवर्स कहते हैं गॉड हैज अ प्लान, यानी ये सब दुख, ये सफरिंग किसी डिवाइन पर्पस का हिस्सा है। पर क्या एक बेकसूर बच्ची के साथ हुआ रेप भी किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा है? क्या एक इंसान का भूख से तड़प कर मर जाना किसी कॉस्मिक पर्पस को फुलफिल करता है? और अगर ये सब सच है, तो क्या वो प्लान उस सफरिंग से बड़ा है? क्या वो प्लान जस्टिफाई कर सकता है किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना? अब कुछ लोग कहते हैं ईविल एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ फ्री विल, यानी इंसान को चुनने की आजादी मिली है और वो कई बार गलत चॉइसेस करता है, इसलिए दुख होता है। सुनने में ये लॉजिक ठीक लगता है, पर अब सोचो, क्या एक अर्थक्वेक, एक सुनामी, एक पैंडेमिक, ये भी किसी इंसान के चॉइस का रिजल्ट है? क्या एक नवजात शिशु को कैंसर होना किसी की फ्री विल से हुआ? नेचर में जो सफरिंग होती है उसका इंसान की चॉइसेस से कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये दुख किसकी वजह से है? कुछ थियोलॉजी कहती है दुख एक टेस्ट है। गॉड तुम्हें टेस्ट कर रहा है, तुम्हारी फेथ, तुम्हारा पेशेंस। पर फिर सोचो, क्या एक लविंग क्रिएटर अपने बच्चों को इतना दर्द देगा सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पास होते हैं या फेल? और फिर क्यों कुछ लोग अपने टेस्ट में खुश रहते हैं और कुछ जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं? क्या ये एग्जाम सिर्फ कुछ के लिए इजी है? क्या भगवान भी बायस्ड है? एक और लॉजिक आता है, पेन मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। सच है, कई बार दुख हमें इवॉल्व करता है, पर फिर भी हर दुख ग्रोथ के लिए नहीं होता। कई बार तो दर्द सिर्फ बर्बादी छोड़ जाता है। क्या एक माँ जो अपने बच्चे को खो देती है, क्या वो स्ट्रॉन्गर बनती है या हमेशा टूटी रहती है? क्या हर ट्रॉमा से कोई सबक निकलता है या कुछ वुंड्स बस हमेशा ब्लीडिंग करते हैं? अब सोचो, अगर भगवान ने इंसान को बनाया है तो उसने सफरिंग क्यों डिजाइन की? क्यों ऐसा नर्वस सिस्टम बनाया जो दर्द महसूस कर सके? क्यों ऐसी वर्ल्ड बनाई जहां हंगर, बिट्रेयल, जेलसी और वायलेंस एग्जिस्ट करते हैं? अगर वो चाहता तो ऐसी रियलिटी बना सकता था जहां सिर्फ लर्निंग हो, बिना सफरिंग के। पर फिर भी उसने सफरिंग को सिस्टम में हार्ड कोड किया, और ये बात किसी ग्लिच की तरह नहीं दिखती, ये एक इंटेंशनल डिजाइन लगता है। अब जरा इस बात को एक अलग एंगल से सोचो। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने जानबूझकर किसी को दर्द दे तो तुम उसे ईविल कहोगे, पर अगर वही एक्ट कोई अनसीन डिवाइन बीइंग करे तो तुम उसे टेस्ट या कार्मा कहकर जस्टिफाई कर दोगे। यानी हम अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स बदल लेते हैं जब बात किसी हायर पावर की आती है। पर क्यों? क्या हम सच में भगवान से प्यार करते हैं या बस डरते हैं? क्या हम सच में उसे समझते हैं या बस रेशनलाइज करते हैं उसके डिसीजंस? मान लो भगवान सच में है और वो देख रहा है ये सब, तो क्या उसे मजा आता है या वो भी किसी हायर लॉ से बाउंड है? क्या वो खुद अपने बनाए लॉस को नहीं बदल सकता? और अगर नहीं, तो क्या वो सच में भगवान कहलाने के लायक है? अब जरा सोचो, शायद भगवान है ही नहीं। शायद यूनिवर्स एक कोल्ड, केओटिक, इनडिफरेंट स्पेस है जिसमें कोई हायर मोरालिटी नहीं, कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं, बस एटम्स है, रैंडमनेस है और सर्वाइवल है। अगर ऐसा है
तो ईविल कोई कॉस्मिक फॉल्ट नहीं, बस एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। पर फिर भी तुम्हारा दिल पूछता है, व्हाई मी? अब यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल की सबसे स्केरी बात, कि ये सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये पर्सनल है। जब तुम सफरिंग फेस करते हो तो तुम तर्क नहीं ढूंढते, तुम राहत ढूंढते हो। तुम आंसर्स नहीं, कंफर्ट चाहते हो। और जब तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलता, तब ये सवाल तुम्हारे फेथ को नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को ही हिला देता है। क्योंकि अगर कोई हायर जस्टिस नहीं, तो फिर क्या सही और क्या गलत? क्या मर्डर और लव एक ही कॉइन के दो पहलू हैं? क्या किसी की मौत भी उतनी ही मीनिंगलेस है जितनी उसकी बर्थ? और यहीं पर एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी निकलती है। क्या हो अगर भगवान है पर वो बेनेवोलेंट नहीं है? क्या हो अगर वो कोल्ड है, डिटैच्ड है, या फिर क्रूल है? क्या हम एक सैडिस्टिक गॉड के सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारी सफरिंग किसी डिवाइन एंटरटेनमेंट का हिस्सा है? ये ख्याल अनकंफर्टेबल है, पर कंप्लीटली इरेशनल नहीं। हिस्ट्री में कई सिविलाइजेशंस ऐसे गॉड्स में विश्वास करती थी जो जेलस, एंग्री और विंडिक्टिव थे। और शायद हमारे मॉडर्न गॉड भी बस एक इल्यूजन है, कंफर्ट के लिए बनाया गया कैरेक्टर। अब सवाल उठता है, अगर हमें पता चल जाए कि गॉड या जस्टिस जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या हम खुद भी इविल बन जाएंगे? या फिर हम अपनी मोरालिटी खुद डिफाइन कर सकते हैं? क्या इंसान बिना भगवान के भी अच्छा बन सकता है, या अच्छाई बस एक इल्यूजन है जो डर और गिल्ट से पैदा होती है? द प्रॉब्लम ऑफ इविल एक दरवाजा खोलता है ऐसे डार्कनेस की तरफ, जहां हर बिलीफ सिस्टम, हर फिलॉसफी, हर कंफर्ट जोन पिघलने लगता है। ये वो स्पेस है जहां तुम्हें फेस करना पड़ता है अपनी हेल्पलेसनेस, अपनी इनसिग्निफिकेंस, और सबसे ज्यादा अपनी लोनलीनेस। पर इसी डार्कनेस में एक और सवाल छिपा है। अगर सब कुछ मीनिंगलेस है, तो फिर मीनिंग कौन बनाता है? इमेजिन करो, तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हारा कोई खास दोस्त तुम्हें कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तुम खुश हो जाते हो, क्यूरियस भी, और अब तुम हर दिन सोचते हो, क्या होगा वो गिफ्ट, कब मिलेगा, किस दिन, किस टाइम? तुम वेट करते हो, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वो सस्पेंस, वो थ्रिल धीरे धीरे टेंशन बन जाती है। और फिर एक दिन तुम उसे पकड़ लेते हो। तू सरप्राइज बोलता है, पर मैं तो अब रेडी हूं। अब कुछ भी दे, वो गिफ्ट अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। और वहीं पर पजल शुरू होता है, द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी चीज कहता है। इफ अ सरप्राइज इज एक्सपेक्टेड, इट्स नो लॉन्गर अ सरप्राइज। और अगर तुम किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या वो गिफ्ट कभी दिया भी जा सकता है? अब जरा इस थॉट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डीप करें। ये पैराडॉक्स ओरिजिनली एक एग्जीक्यूशन से जुड़ा था, नॉट बर्थडे से। एक जज एक कैदी से कहता है, तुम्हें अगले हफ्ते किसी एक दिन फांसी दी जाएगी, और वो दिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। यानी तुम गेस नहीं कर सकते कि कौन सा दिन होगा। अब कैदी सोचने लगता है, अगर शुक्रवार तक मुझे नहीं मारा गया, तो शुक्रवार तो सरप्राइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो आखिरी ऑप्शन होगा। तो वो एलिमिनेट करता है फ्राइडे। अब सोचता है, अगर फ्राइडे एलिमिनेट हो गया और थर्सडे तक मुझे नहीं मारा गया, तो थर्सडे भी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। वो थर्सडे भी एलिमिनेट करता है, और इसी तरह वो हर दिन लॉजिकली एलिमिनेट करता जाता है, मंडे से फ्राइडे तक। और कंक्लूजन निकालता है, मैं मारा ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई भी दिन सरप्राइज नहीं हो सकता। पर फिर वेंसडे आता है और उसे फांसी दे दी जाती है, और वो जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता है। तुम सोचो, क्या उसकी लॉजिक गलत थी? नहीं, हर स्टेप पर उसका रीजनिंग सॉलिड था, पर फिर भी उसका कंक्लूजन गलत निकला। यहीं से शुरू होता है ये डिस्टर्बिंग पैराडॉक्स, कि परफेक्ट लॉजिक भी कभी कभी इम्परफेक्ट रियलिटी को समझ नहीं पाता। और यही चीज हमारे एग्जिस्टेंस पर भी अप्लाई होती है। अब जरा इसे अप्लाई करो लाइफ पर।
कभी कभी हम सोचते हैं अगर मैं हर चीज कैलकुलेट कर लूं, प्लान कर लूं, तो कुछ भी मुझे सरप्राइज नहीं करेगा। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स, करियर, डेथ, सब कुछ। हम अपने इमोशंस तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। पर फिर अचानक कोई इवेंट ऐसा होता है जो तुम्हारे पूरे लॉजिक को तोड़ देता है। एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, एक सडन डेथ, एक रैंडम अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा जो तुम्हारी प्रिपेयर्ड माइंडसेट के बाहर होता है। और तब तुम्हें महसूस होता है कि लाइफ एक कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स है, जहां जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करते हो उतनी ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक्टिव होती है। अब सोचो, इस पैराडॉक्स के पीछे क्या साइकोलॉजी छिपी है। सरप्राइज एक ऐसा इमोशन है जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच पैदा होता है। अगर तुम कुछ कंप्लीटली एक्सपेक्ट करते हो तो बोर्डम आता है। अगर तुम कुछ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड पाते हो तो शॉक आता है। पर सरप्राइज वहीं पैदा होता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंट्रोल है, पर अचानक रियलिटी तुम्हारे सामने चौंका देती है। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स हमें यह भी बताता है कि हम कितने ऑब्सेस्ड हैं कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ। हम हर चीज को समझना चाहते हैं ताकि हम डरे नहीं। पर पैराडॉक्स यही है, जितना ज्यादा हम प्रिपेयर करते हैं उतनी ही ज्यादा चीजें हमें अनप्रिपेयर्ड पकड़ लेती है। सरप्राइज का असली चार्म ही तब है जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, और तब सब कुछ बदल जाता है। अब जरा एक और लेयर एक्सप्लोर करें। मान लो तुम गॉड हो और तुम्हारा काम है लोगों को रिवॉर्ड देना, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देना। पर हर कोई तुम्हारे बिहेवियर को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई प्रेयर्स, रिचुअल्स, लॉजिक, टाइमिंग सब एनालाइज कर रहा है ताकि वो गिफ्ट गेस कर सके। अब सोचो, तुम कब गिफ्ट दोगे? जब कोई एक्सपेक्ट न करे। पर अगर तुम ऐसा बार बार करोगे तो लोग पैटर्न पकड़ लेंगे। फिर वो एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि जब वो एक्सपेक्ट नहीं करते तभी गिफ्ट मिलेगा, और फिर वो भी एक्सपेक्टेड बन जाएगा। यानी कोई भी बिहेवियर अगर बार बार दोहराया जाए वो इवेंचुअली प्रिडिक्टेबल बन जाता है। तो क्या सच में कोई चीज 100% सरप्राइज हो सकती है, या सरप्राइज एक इल्यूजन है जो अनसर्टेनिटी को टेम्पररीली शुगर कोट करता है? और अगर सरप्राइज ही इम्पॉसिबल है तो क्या एक्साइटमेंट भी इल्यूजन है? क्या हम हर बार बस अपने लॉजिक की बाउंड्रीज में घूमते हैं और रियलिटी हमेशा एक कदम आगे रहती है? अब सोचो, यही लॉजिक दुनिया के बड़े कॉन्स्ट्रक्ट्स पर कैसे अप्लाई होता है। इकोनॉमी में जब सबको लगता है मार्केट क्रैश करेगा, वो नहीं करता। और जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तब क्रैश होता है। वॉर में सरप्राइज अटैक्स वही होते हैं जब एनिमी रिलैक्स्ड होता है। इवन डेथ वो भी तब आती है जब तुम उसे लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। यानी सबसे बड़ी ट्रूथ्स वही होती है जो तुम्हारी लॉजिक से छुप कर आती है। इस पैराडॉक्स की सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि यह सर्टेनिटी को चैलेंज करता है। तुम सोचते हो तुम प्रिपेयर्ड हो, अलर्ट हो, अवेयर हो, पर रियल सरप्राइज वो होता है जो तुम्हारी अवेयरनेस को भी बाईपास कर जाए। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमें सरप्राइजेस चाहिए भी, या हम बस एक कंफर्ट इल्यूजन में जीना चाहते हैं जहां सब एक्सपेक्टेड है, सब कंट्रोल्ड है? क्या वो रियलिटी ज्यादा सेफ है या बस ज्यादा बोरिंग? अब मान लो यूनिवर्स खुद एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है। तुम्हें लाइफ मिली बिना पूछे, तुम इस दुनिया में आ गए बिना चॉइस के, और अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये गिफ्ट कब खत्म हो जाएगा। क्या तुम इस लाइफ को एक्सेप्ट करते हो एक प्रेशियस सरप्राइज की तरह, या तुम हर रोज उसे डिसेक्ट करने में लगे हो? द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स तुम्हें एक अनकंफर्टेबल फ्रीडम देता है, क्योंकि जब कुछ भी गारंटीड नहीं तो हर चीज पॉसिबल है। हर दिन एक चांस है कोई भी चीज अचानक बदल जाने की। और शायद इसी वजह से हम जीते हैं, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं, सरप्राइज ही वो एलिमेंट है जो जिंदगी को जिंदगी बनाता है। पर अगली बार जब कोई तुम्हें बोले तुझे एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, एक ऐसा सरप्राइज
जो तू सोच भी नहीं सकता। तो क्या तुम जेन्युइनली रेडी रहोगे या फिर तुम उसकी लॉजिक में खो जाओगे और सरप्राइज को खो दोगे? इमेजिन करो, एक बार में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हर कोई अपनी अपनी ड्रिंक में खोया हुआ, और तभी कोई फिलोसोफर उठकर बोलता है, इस बार में कम से कम एक ऐसा इंसान है जो अगर पी रहा है तो बाकी सब भी इनडायरेक्टली पी रहे हैं। तुम सोचो, अरे ये क्या लॉजिक है? एक आदमी अगर ड्रिंक कर रहा है तो बाकी सब कैसे ऑटोमेटिकली ड्रिंकर हो जाते हैं? ये सुनते ही तुम कंफ्यूज हो जाते हो, पर फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम एक ऐसे पैराडॉक्स के सामने खड़े हो जो लॉजिक के सारे रूल्स को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हीं से खेलता है। इसे कहते हैं द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स। अब थोड़ा टेक्निकल सुनो। इस पैराडॉक्स को लॉजिक में ऐसे डिफाइन किया गया है, देयर एग्जिस्ट्स अ पर्सन इन द बार such that if that person is drinking, then everyone in the bar is drinking. अब ये सुनने में absurd लगता है, ऑलमोस्ट मजाक जैसा, पर यहां मजाक नहीं है, ये प्योर लॉजिकल थ्योरम है और प्रूफ भी है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फिलॉसफी है, मैथ है या कोई ट्रैप? असल में ये तीनों है। अब इस पैराडॉक्स को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लो बार में बहुत सारे लोग हैं, ए, बी, सी, डी। अब दो केसेस मानो। केस 1, कोई भी ड्रिंक नहीं कर रहा, तो तुम किसी भी पर्सन को चुन सकते हो। मान लो ए। अब स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ ए इज ड्रिंकिंग देन एवरीवन इज ड्रिंकिंग। पर ए तो ड्रिंक कर ही नहीं रहा, यानी इफ ए इज ड्रिंकिंग ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और लॉजिक में अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो पूरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू मानी जाती है, यानी पैराडॉक्स सच हो गया विदाउट एनीवन ड्रिंकिंग। केस 2, कोई एक इंसान ड्रिंक कर रहा है, मान लो बी, तो तुम बी को ही चूज कर लो। अब स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ बी इज ड्रिंकिंग देन एवरीवन इज ड्रिंकिंग। अब क्योंकि बी सच में ड्रिंक कर रहा है तो स्टेटमेंट तब भी वैलिड हो जाती है, क्योंकि कम से कम एक इंसान ड्रिंक कर रहा है। और रेस्ट को इम्प्लाइड माना जाता है, क्योंकि लॉजिक में स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, यानी दोनों ही केसेस में चाहे कोई भी ड्रिंक ना करे या सिर्फ एक ही करे, पैराडॉक्स ऑलवेज ट्रू रहता है। अब तुम सोचो, ये तो चीटिंग लगती है, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी के एक्शन से पूरे ग्रुप की रियलिटी डिसाइड हो जाए? पर यहीं पर ये पैराडॉक्स डेंजरस बन जाता है, क्योंकि ये तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम भी ऐसे ही कुछ असम्पशंस पर अपने रियलिटी को बेस कर रहे हैं, जो लॉजिकल तो है पर साइकोलॉजिकली अनसेटलिंग? अब जरा इस पैराडॉक्स को ब्रॉडर स्केल पर अप्लाई करो। मान लो एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में कोई एक इंसान गलत काम करता है। अब कुछ लोग कहते हैं, देखो अगर ये कर रहा है तो सब कर रहे होंगे, यानी एक इंडिविजुअल बिहेवियर से पूरी कम्युनिटी का जजमेंट निकलता है। ठीक वैसे ही जैसे ड्रिंकर्स पैराडॉक्स कहता है, अगर ये एक ड्रिंक कर रहा है तो अस्यूम कर लो कि सब कर रहे हैं, यानी गिल्ट, ब्लेम, कल्चर सब फैल सकता है एक लॉजिक से। अब सोचो ये कितना डेंजरस हो सकता है। एक इंसान की आइडेंटिटी पूरी ग्रुप आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हैं। अगर एक इंसान ने धोखा दिया तो शायद हर कोई देगा, अगर एक इंसान लायर है तो शायद पूरी ग्रुप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह की लॉजिक देखने में वैलिड लगती है पर अंदर से हॉलो होती है, क्योंकि हम रियलिटी को कॉम्प्लेक्स नहीं कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं। अब थोड़ा और डीपर जाओ। इस पैराडॉक्स का एक डार्क वर्जन एग्जिस्टेंशियल लेवल पर भी अप्लाई होता है। मान लो दुनिया में एक इंसान को लगता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, तो क्या वो मान सकता है कि सबकी लाइफ मीनिंगलेस है? यानी अगर एक इंसान होपलेस है तो क्या पूरी ह्यूमैनिटी होपलेस है? या अगर एक इंसान गिल्टी है तो क्या गिल्ट पूरे स्पीशीज पर ट्रांसफर हो जाता है? ये वही पैटर्न है जो रिलीजन्स,
आइडियोलॉजीज और इवन पॉलिटिक्स में बार बार यूज होता है। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स हमें यह दिखाता है कि लॉजिक हर बार मोरालिटी के साथ अलाइंड नहीं होता। तुम मैथमेटिकली सही हो सकते हो, पर ह्यूमन एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर रहे हो। कभी कभी एक लॉजिक एक इल्यूजन बन जाता है जो तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाता है, और फिर तुम दुनिया को उसी लेंस से देखने लगते हो जहां एक इंसान के एक्ट से तुम सबको जज करते हो। अब इस पैराडॉक्स का एक और डिस्टर्बिंग वर्जन सुनो। मान लो कोई कहता है अगर एक इंसान इमॉर्टल है तो हम सब इमॉर्टल हैं। अब तुम लॉजिकली प्रूफ भी दे सकते हो, लेकिन तुम उस ट्रूथ को फील नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपीरियंस और लॉजिक हमेशा एक जैसे नहीं होते। यही कॉन्फ्लिक्ट है लॉजिकल ट्रूथ और इमोशनल ट्रूथ के बीच। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स सिर्फ एक मैथमेटिकल जोक नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब भी तुम किसी बड़े कंक्लूजन पर पहुंचते हो तो जरूरी नहीं कि वो ग्राउंडेड रियलिटी हो, वो बस तुम्हारे असम्पशन की मिरर इमेज हो सकती है। अब इमेजिन करो एक एआई सिस्टम जो दुनिया में सबका बिहेवियर ट्रैक करता है, और उसमें एक रूल है, इफ वन ह्यूमन लाइज देन अस्यूम ऑल ह्यूमंस लाई। अब सोचो, क्या उस एआई की मोरालिटी बायस्ड हो जाएगी? क्या वो हर इंसान को सस्पिशियस मानेगा? क्योंकि लॉजिक तो कहता है वन इम्प्लाइज ऑल, और फिर इंसान और मशीन के बीच ट्रस्ट टूटने लगता है। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स एक रिमाइंडर है कि कॉन्टेक्स्ट के बिना लॉजिक डेंजरस बन सकता है। अब सोचो, इसी पैराडॉक्स को अप्लाई करो गिल्ट पर। कभी तुमने सोचा एक मिस्टेक से तुमने अस्यूम कर लिया कि तुम हमेशा गलत हो। एक फेलियर के बाद तुमने खुद को कंप्लीटली वर्थलेस मान लिया क्योंकि तुमने अपनी ही लॉजिक में फंसकर सोच लिया, अगर मैं एक बार फेल हुआ तो मैं हमेशा फेल करता रहूंगा। वही ड्रिंकर्स पैराडॉक्स तुम पर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ दूसरे वर्ड्स में। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी और के पेन, मिस्टेक या बिहेवियर से अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। किसी और का डिसीजन इनडायरेक्टली हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। एक इंसान का गिरना हमें अपनी स्टेबिलिटी पर शक दिला देता है, और तब लॉजिक हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स हमें यह बताता है कि लॉजिक को कॉन्टेक्स्ट से अलग करके देखना खुद को गलत रोड पर ले जाना है। और अब आखिरी सवाल, क्या हम सच में अपने बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, या हम सिर्फ किसी और के एक्शन के रिपल इफेक्ट्स हैं? अगर एक इंसान की वजह से पूरी रियलिटी का नैरेटिव चेंज हो सकता है, तो क्या तुम अब भी अपनी इंडिविजुअलिटी में बिलीव करते हो, या तुम भी उस इनविजिबल लॉजिक का हिस्सा बन चुके हो जो तुम्हारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है? इमेजिन करो, तुम एक अजीब सी जगह पर फंस गए हो, एक आइलैंड जो नॉर्मल नहीं है। यहां पर हर इंसान या तो पूरी जिंदगी सच बोलता है या पूरी जिंदगी सिर्फ झूठ। उनकी फेसेस से तुम कुछ नहीं जान सकते, उनके एक्सप्रेशंस डिसेप्टिव हैं, उनकी आईज ब्लैंक है, और उनके वर्ड्स तुम्हारी सोच से खेलते हैं। ये है द आइलैंड ऑफ ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। अब तुम्हें वहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता मिलता है, किसी स्ट्रेंजर से एक सवाल पूछना। लेकिन दिक्कत यह है, तुम नहीं जानते कि वो इंसान सच बोलने वाला है या झूठा, यानी उसकी बातों पर डिपेंड करता है तुम्हारा सर्वाइवल। तुम सोचते हो, अगर मैं रॉन्ग सवाल पूछ बैठा तो हमेशा के लिए इस आइलैंड में फंस जाऊंगा। अब तुम सामने खड़े इंसान से पूछते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम सच बोलते हो या झूठ, तो तुम क्या कहोगे? साउंड्स कंफ्यूजिंग? एग्जैक्टली वही तो ये पैराडॉक्स है। द आइलैंड ऑफ ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स एक क्लासिक लॉजिकल और फिलोसॉफिकल पजल है, पर इसके पीछे छुपा हुआ साइकोलॉजिकल डेप्थ कहीं ज्यादा डार्क है। इस पजल की दुनिया दो हिस्सों में बंटी होती है। एक तरफ होते हैं ट्रूथ टेलर्स जो हमेशा सच बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ लायर्स
जो कभी सच नहीं बोलते। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम किसी के एक्सटर्नल बिहेवियर से नहीं जान सकते कि वो कौन है, क्योंकि फेस, टोन, वॉइस सब इंसानों जैसे ही है। बस उनकी एक चीज फिक्स्ड है, उनका ट्रूथ से रिलेशन। अब सोचो, ये आइलैंड कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक मेटाफॉर है हमारे रियल वर्ल्ड के लिए। हम भी रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं। कभी कोई ज्यादा ऑनेस्ट लगता है तो हम सोचते हैं टू गुड टू बी ट्रू। कभी कोई ज्यादा स्वीट है तो लगता है डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग। यानी ट्रूथ और लाई के बीच की बाउंड्री ब्लर हो चुकी है। अब इमेजिन करो, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और तुम्हारे सामने दो लोग खड़े हैं, एक ट्रूथ टेलर और एक लायर। पर तुम नहीं जानते कि कौन कौन है। तुम बस एक सवाल पूछ सकते हो और उसी से तुम्हें पाथ मिलना है। अब ये सिर्फ लॉजिक नहीं है, ये ट्रस्ट का अल्टीमेट टेस्ट है, क्योंकि एक सवाल तुम्हें सच के करीब ले जा सकता है या एकदम केओस में फेंक सकता है। इस पैराडॉक्स की डेप्थ तब खुलती है जब तुम सोचते हो कि क्या हम भी अपने जिंदगी में ऐसे ही कांस्टेंट आइलैंड पर हैं? क्या हम भी हर रोज ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो या तो प्योर ट्रूथ पर चल रहे हैं या प्योर डिसेप्शन पर? और सबसे स्केरी बात, क्या हम कभी कभी खुद भी ये नहीं जानते कि हम ट्रूथ टेलर हैं या लायर? क्योंकि कई बार हम अपने ही बिलीव्स को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि हमें सच और झूठ का फर्क महसूस ही नहीं होता। अब थोड़ा सोचो, एक सोसाइटी में जहां हर इंसान या तो पूरी जिंदगी सच बोले या सिर्फ झूठ, वहां ट्रस्ट कैसे काम करेगा? कम्युनिकेशन कैसी होगी? क्या लैंग्वेज मीनिंगफुल रहेगी या हर इंटरेक्शन बस एक माइंड गेम बन जाएगा? आइलैंड ऑफ ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स हमें यह दिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं होती, उसमें इंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और परसेप्शन शामिल होता है। अब तुम सोचो, इस आइलैंड में किसी ने तुमसे कहा तुम कभी इस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये स्टेटमेंट अगर ट्रूथ टेलर ने कही है तो तुम फंस चुके हो, और अगर लायर ने कही है तो तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। यानी एक ही सेंटेंस दो अलग मीनिंग्स क्रिएट करता है बेस्ड ऑन स्पीकर्स आइडेंटिटी। और यही इस पैराडॉक्स की जड़ है, मीनिंग और ट्रूथ का सेपरेशन। अब इमेजिन करो, तुम किसी से पूछते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम लायर हो, तो तुम क्या कहोगे? अब ट्रूथ टेलर कहेगा नहीं, लायर भी कहेगा नहीं। यानी तुम फिर से कंफ्यूज्ड हो। अब तुम पूछते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो पाथ कहां जाता है जो मुझे बाहर ले जाए, तो तुम क्या कहोगे? अब चाहे वो इंसान लायर हो या ट्रूथ टेलर, वो हमेशा उसी पाथ की तरफ पॉइंट करेगा जो सही है, बिकॉज क्वेश्चन सेल्फ रेफरेंसिंग है और पैराडॉक्स को बाईपास करता है। अब सोचो, यही ट्रिक हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, लेयर्ड बातें करते हैं, हिडन मीनिंग्स एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या हम ट्रूथ टेलर से बात कर रहे होते हैं या लायर्स से? क्या हमारा ट्रस्ट किसी एक्चुअल रियलिटी पर बेस्ड होता है या बस इल्यूजन पर? आइलैंड ऑफ ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स हमें बार बार ये पूछने पर मजबूर करता है, कैन वी एवर ट्रूली नो समवन? अब इमेजिन करो, किसी रिलेशनशिप में एक इंसान हमेशा ऑनेस्टी का मास्क पहनता है। वो कहता है मैं हमेशा सच बोलता हूं, पर तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि उस सच के पीछे कंट्रोल है। ट्रूथ सिर्फ वर्ड से नहीं, बिहेवियर, साइलेंस और टाइमिंग से भी आता है। और तब तुम सोचते हो, क्या वो इंसान ट्रूथ टेलर है या बस एक क्लेवर लायर जो ऑनेस्टी की कॉस्ट्यूम पहनकर खेल खेल रहा है? अब ये पैराडॉक्स साइकोलॉजी को डीपली टच करता है, आइडेंटिटी के लेवल पर। कई बार हम खुद को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम अपने ट्रूथ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। हम दूसरों को प्रूव करने में इतना बिजी होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सच क्या था और फिक्शन क्या बना दिया गया। हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हाफ ट्रूथ्स बोलते हैं, फिर उन पर बिलीव भी करने लगते हैं
और तब हम खुद एक पैराडॉक्स बन जाते हैं। अब एक डिस्टर्बिंग थॉट, क्या हम सब इस आइलैंड में ही जी रहे हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई या तो एग्जैजरेटेड ट्रूथ दिखा रहा है या फिल्टर्ड लाई। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में, क्या हमने अपनी पर्सनैलिटी को एक फिक्स्ड मोड में डाल दिया है जहां या तो हम केवल सच बोलते हैं या हमेशा मैनिपुलेट करते हैं? अब सोचो, इस पैराडॉक्स को एआई सिस्टम्स में डालो, एक मशीन जो डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन लॉजिक। अब वो कैसे डिसाइड करेगी कि कौन ट्रूथ टेलर है और कौन लायर? क्या वो भी कंफ्यूज हो जाएगी या वो एक नया पैराडॉक्स क्रिएट कर देगी जहां हर ह्यूमन एक पोटेंशियल लायर है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस पैराडॉक्स से फ्री नहीं है। और अब आखिरी सवाल, क्या किसी इंसान के वर्ड्स से उसकी सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है या हमें उसके साइलेंस को डिकोड करना पड़ेगा? क्योंकि आइलैंड ऑफ ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स सिर्फ एक पजल नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी ट्रस्ट की फाउंडेशन कितनी फ्रेजाइल है। एक आदमी खड़ा है, अकेला, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो कहता है, सारे क्रीटेंस झूठ बोलते हैं और मैं एक क्रीटेन हूं। अब एक पल रुककर सोचो, अगर ये आदमी सच कह रहा है तो वो भी झूठा है क्योंकि वो भी एक क्रीटेन है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है सारे क्रीटेंस झूठे नहीं हैं। यानी ये आदमी शायद सच बोल रहा है, पर फिर वो झूठा कैसे हो सकता है? ये है द एपिमेनिडीज पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स पहली बार 6th सेंचुरी बीसी में सामने आया था। एक फिलोसोफर एपिमेनिडीज ने इसे फॉर्मुलेट किया था और तब से ये दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग लॉजिकल पैराडॉक्सेस में से एक बना हुआ है। इस पैराडॉक्स का सबसे बेसिक रूप है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब सोचो, अगर स्टेटमेंट झूठ है तो वो सच है, और अगर वो सच है तो वो झूठ है। वेलकम टू द इन्फिनिट लूप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स हमें उस एज पर ले जाता है जहां लैंग्वेज खुद अपनी मीनिंग को खा जाती है, जहां शब्द अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं और हम एक ऐसे लॉजिक ट्रैप में फंस जाते हैं जहां हर आंसर एक नए सवाल को जन्म देता है। ये पैराडॉक्स सिंपल लग सकता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस टेरिफाइंग हैं, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज की गेम नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके की फाउंडेशन पर वार करता है। अब इमेजिन करो, तुम एक वर्ल्ड में हो जहां हर चीज को प्रूफ चाहिए, हर बात को लॉजिकली वेरीफाई किया जाता है, और फिर कोई आकर कहता है मैं झूठा हूं। अब सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना ही रिजेक्ट कर सकते हो। तुम एक सच लूप में फंस जाते हो जहां हर आंसर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स सरफेस पर एक लॉजिकल क्यूरियोसिटी लगता है, लेकिन जब तुम इसे अपने डेली थॉट्स में अप्लाई करते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि हम कितनी बार ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ्स लेकर जीते हैं। हम कहते हैं मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, पर फिर भी हम खुद पर ट्रस्ट करते हैं कि हम सही सोच रहे हैं। हम कहते हैं कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, पर यह कहना भी तो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। यानी हमारी ही स्टेटमेंट्स हमारी लॉजिक को खत्म कर देती है। अब सोचो, इस पैराडॉक्स को अगर आइडेंटिटी के लेवल पर ले जाए, अगर कोई इंसान कहे मैं एक फ्रॉड हूं, तो क्या वो सच बोल रहा है? अगर हां, तो फिर वो फ्रॉड नहीं है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, और अगर नहीं तो फिर वो फ्रॉड है। यानी इंसान खुद अपनी सच्चाई को भी प्रूव नहीं कर सकता, वो अपनी ही आइडेंटिटी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स हमें मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है, हमारे हिपोक्रेसी और कॉन्ट्रडिक्शन फिल्ड थिंकिंग पैटर्न्स को। हम कहते हैं मैं हम्बल हूं, पर क्या सच में कोई हम्बल इंसान खुद को हम्बल डिक्लेयर करता है? हम कहते हैं मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, पर फिर भी हम ये बात लाउडली बोलते हैं ताकि लोग नोटिस करें। यानी हम जो कहते हैं वो सेल्फ रिफ्यूटिंग होता है। हमारे थॉट्स,
इमोशंस और स्टेटमेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं। अब इस पैराडॉक्स को थोड़ा और डीप करें। मान लो तुम एक एआई क्रिएट कर रहे हो जो हर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सके। अब एक इंसान कहता है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एआई क्या करेगा? वो लूप में फंस जाएगा। उसका प्रोसेसर ओवरहीट करेगा बिकॉज उस सेंटेंस में कोई फाइनल ट्रूथ पॉसिबल नहीं है। अब सोचो, क्या हमारा ब्रेन भी ऐसे ही लूप में फंसता है? जब हम आइडेंटिटी से क्यों आए, हम कॉन्ट्रडिक्टरी रियलिटीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक डिस्टर्बिंग थॉट, हम अपने आप को कितना सच बोलने वाला समझते हैं। हम कहते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूं, पर क्या वो सच है? कभी कभी हम बिना रीजन के बातें एग्जैजरेट करते हैं, कभी अपने डिफेंस में, कभी अपने फियर में, और फिर भी हम खुद को एक ऑनेस्ट व्यक्ति मानते हैं। यानी शायद हम सभी एपिमेनिडीज पैराडॉक्स है, अपने ही कहे से कॉन्ट्रडिक्ट होते हुए। अब सोचो, सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर कहता है ट्रस्ट नोबडी, सब फेक है, और फिर वो खुद को प्रमोट करता है मैं रियल हूं। अब बताओ, ये पैराडॉक्स नहीं तो और क्या है? वो खुद एक कॉन्ट्रडिक्शन बन गया क्योंकि उसका ट्रूथ सेल्फ डिफीटिंग है। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स रियल वर्ल्ड में हर जगह है, रिलेशनशिप्स में, मीडिया में, इवन सेल्फ हेल्प बुक्स में। तुमने सुना होगा बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। अब बताओ, इन दोनों के बीच बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा? तुम कहो मैं बहुत हम्बल हूं, तो ये पैराडॉक्स है। तुम कहो मैं हमेशा सही नहीं होता, पर फिर भी तुम्हें लगता है कि अभी जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है। यानी पैराडॉक्स हर जगह है। अब एक और एंगल मोरलिटी का। सोचो, कोई कहे ऑल मॉरल रूल्स आर मैन मेड और कोई ऑब्जेक्टिव मोरलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये खुद में एक मॉरल स्टैंस है। यानी तुम मोरलिटी को रिजेक्ट करके एक नई मोरलिटी क्रिएट कर रहे हो। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स यहां भी एक्टिव है, एक मोरलिटी जो खुद को इनवैलिडेट करती है। अब थोड़ा जूम आउट करें, इस पैराडॉक्स को एग्जिस्टेंशियल लेवल पर देखें। हम कहते हैं लाइफ हैज नो मीनिंग, पर अगर ये बात सच है तो यही स्टेटमेंट भी मीनिंगलेस है। यानी मीनिंगलेस लाइफ को मीनिंगफुल डिक्लेयर करके हम खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हम कहते हैं नथिंग मैटर्स, लेकिन फिर भी हम पैशनेटली ये बात एक्सप्लेन करते हैं एज इफ इट मैटर्स। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। हमारे बिलीव्स अक्सर खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम कुछ भी असर्ट करते हैं तो उसी के भीतर एक शैडो होता है जो उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन करता है। अब सोचो, क्या यही वजह है कि हम अक्सर एंग्शियस रहते हैं? क्योंकि हम खुद को समझ नहीं पा रहे। हम जो बोलते हैं उसमें एक क्रैक होता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन जो हमें अंदर से हॉलो करता है। अब इमेजिन करो, एक थेरेपिस्ट के पास एक इंसान जाता है और कहता है मैं झूठा हूं। थेरेपिस्ट सोच में पड़ जाता है। अगर उसने सही कहा तो वो झूठा है, और अगर वो झूठा है तो शायद उसने सच कहा। अब इस लूप से बाहर कैसे निकले? यही पैराडॉक्स है जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। क्योंकि जब तुम अपने ही थॉट्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाते तो आइडेंटिटी अनस्टेबल हो जाती है। एपिमेनिडीज पैराडॉक्स एक रिमाइंडर है कि हम क्लैरिटी के इल्यूजन में जी रहे हैं। हम लॉजिक को फिक्स मानते हैं, पर हर लॉजिक के अंदर एक होल होता है। हर ट्रूथ के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन छुपा होता है, और यही कॉन्ट्रडिक्शन हमें ह्यूमन बनाता है। तुम्हारे सामने दो लिफाफे रखे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे। तुम्हें बताया गया इन दो एनवलप्स में से एक में किसी अमाउंट का पैसा रखा है और दूसरे में ठीक उससे दोगुना। तुम रैंडम एक एनवलप उठाते हो, उसे खोले बिना सोचते हो क्या मुझे इसे बदल लेना चाहिए? और यहीं से शुरू होता है द टू एनवलप्स प्रॉब्लम, एक ऐसा माइंड ट्रैप जहां लॉजिक तुम्हें बार बार धोखा देता है, जहां डिसीजन लेने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं बचता। मान लो तुमने पहला एनवलप उठाया और उसमें RS100 निकले। अब तुम्हें पता है
दूसरे में या तो RS50 होंगे या RR200। यानी अगर तुम एनवलप बदलते हो तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटकम है 50% चांस X RS50 at RS25, 50% चांस X RS200 as RS100। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू RS45 जो RS100 से ज्यादा है। यानी चेंज करने में फायदा है। पर रुको, अगर तुम दूसरा एनवलप भी चुनो और उसमें RS200 निकले तो क्या तुम फिर से बदलना चाहोगे? बिकॉज तब पहले वाले में RS100 होंगे। फिर कैलकुलेशन कहेगी RS100 और RS400 में चांस है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू RS50। यानी तुम्हें फिर चेंज करना चाहिए। तो क्या तुम इन्फिनिट लूप में फंस गए? यही है टू एनवेलोप्स पैराडॉक्स। तुम बार बार एनवेलोप चेंज करना चाहोगे। हर बार तुम्हारा दिमाग कहेगा दूसरा ज्यादा वैल्यूएबल है, और इस लॉजिक के चक्कर में तुम कभी भी एक चॉइस पर सेटल नहीं हो पाओगे। तुम स्टक हो जाओगे एक ऐसे लूप में जो कभी खत्म नहीं होता। अब सोचो, इस लॉजिक का असली मीनिंग क्या है? क्या हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं? हम एक जॉब चूज करते हैं, फिर सोचते हैं दूसरी जॉब शायद बेटर होती। एक रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर सोचते हैं शायद कोई और ऑप्शन बेटर होता। हम एनवेलोप बार बार बदलते हैं बिना ये सोचे कि शायद कोई सही आंसर है ही नहीं। टू एनवेलोप्स प्रॉब्लम सिर्फ मैथ का पैराडॉक्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिलेमा है, क्योंकि इंसान का माइंड सर्टेनिटी को अवॉइड करता है और पॉसिबिलिटीज को चेस करता है। हमेशा लगता है दूसरे एनवेलोप में ज्यादा होगा। हम हमेशा ग्रास इज ग्रीनर वाली सोच में फंसे रहते हैं, और यही माइंडसेट हमें रेस्टलेस बना देती है। अब जरा इमेजिन करो, एक गैम्बलर कैसीनो में बैठा है। वो एक डील जीतता है, फिर कहता है मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, शायद और ज्यादा मिल जाए। वो एनवलप बार बार बदलता है और हर बार लॉजिक उसका साथ देता है, पर एंड में वो सब हार जाता है। यानी लॉजिक हमेशा तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं दिखाता, कभी कभी लॉजिक तुम्हें नुकसान में भी डाल सकता है। अब सोचो, क्या ये पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन है, या फिर ये कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन खुद फ्लॉड है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की असम्पशन में है। जब तुम कहते हो कि दूसरे एनवलप में या तो हाफ या डबल है, तो तुम अननोइंगली फ्लॉड लॉजिक पर भरोसा कर रहे हो, क्योंकि तुमने अस्यूम किया है कि इनिशियल एनवलप में जो भी अमाउंट है वो इक्वली लाइकली है। पर रियलिटी में अमाउंट्स को ऐसे रैंडम असाइन नहीं किया जा सकता। एक और डिस्टर्बिंग थॉट, मान लो तुम किसी से पूछते हो तुम्हें अपनी जिंदगी से कितना सेटिस्फैक्शन है। वो कहता है 7 आउट ऑफ 10। फिर वो सोचता है शायद किसी और का स्कोर 8 होगा, मुझे ज्यादा चाहिए। फिर वो कुछ चेंजेस करता है और फिर भी लगता है मे बी 9 बेटर होगा। यानी सेटिस्फैक्शन भी टू एनवलप्स प्रॉब्लम बन जाती है। हर बार तुम्हें लगता है शायद दूसरी ऑप्शन ज्यादा वैल्यूएबल होगी। अब सोचो, क्या यही वजह है कि इंसान हमेशा डिसैटिस्फाइड रहता है? क्योंकि हमारा दिमाग पॉसिबिलिटीज में जीता है, एक्चुअलिटीज में नहीं। हमारे पास जो है वो कभी इनफ नहीं लगता। हमेशा एक इनविजिबल एनवलप हमें बुलाता है और कहता है मुझे खोलो, शायद मैं बेटर हूं। टू एनवलप्स प्रॉब्लम हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता है। हम रैशनल दिखते हैं पर अंदर से इरैशनल होते हैं। हम डिसीजन मेकिंग को लॉजिकल मानते हैं, पर अक्सर हमारी लॉजिक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। हम रीजनिंग को यूज करते हैं, पर रीजनिंग ही हमें ट्रैप कर लेती है। अब इमेजिन करो, एक पर्सन दोनों एनवलप्स खोलता है, एक में R5000 और दूसरे में R1000। अब वो जान चुका है क्या ज्यादा है और क्या कम। अब कोई डिलेमा नहीं है। पर रियल लाइफ में हमें दोनों एनवलप्स कभी नहीं दिखते। हम हमेशा अनसर्टेनिटी में डिसीजंस लेते हैं, और यही अनसर्टेनिटी हमारी साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है। अब सोचो, क्या हम कभी एनवलप बदलना छोड़ते हैं? हम जॉब से जॉब, गोल से गोल,
रिलेशनशिप से रिलेशनशिप क्यों जंप करते हैं? क्योंकि हमें लगता है दूसरी चॉइस में कुछ बेटर मिलेगा, पर शायद हम जो खोते हैं वो इस एंडलेस लूप में ट्रैप टाइम होता है। हम एनवलप तो चेंज करते हैं पर पीस कभी नहीं पाते। टू एनवलप्स प्रॉब्लम एक मिरर है। ये हमें दिखाता है कि हम किस हद तक ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, कैसे हमारी एम्बिशन कभी सेटिस्फाई नहीं होती, और कैसे लॉजिक जब बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है तो खुद में ही गिर जाती है। अब एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट। इस पैराडॉक्स का एक वर्जन है जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि एक एनवेलोप में जहर है और दूसरे में क्यूर। तुम एक उठा लेते हो। अब सवाल उठता है, क्या तुम चेंज करोगे? अब डिसीजन सिर्फ पैसे का नहीं, सर्वाइवल का है। क्या तुम अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करोगे या लॉजिक पर? क्या तुम रिस्क लोगे या फ्रीज हो जाओगे? यही है अनसर्टेनिटी का सबसे रॉ रूप। टू एनवलप्स प्रॉब्लम हमें एक पेनफुल ट्रूथ बताता है कि जिंदगी में बहुत बार किसी भी ऑप्शन को चूज करना किसी रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। कभी कभी चॉइस के बाद भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसका भी तुम्हें पूरा विश्वास नहीं होता, और जो नहीं है वो हमेशा मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव लगता है। अब सोचो, तुमने ये वीडियो प्ले किया, पर अब तुम्हारा माइंड सोचता है, क्या कोई और वीडियो ज्यादा अच्छा होता? यही टू एनवलप्स प्रॉब्लम है। तुम किसी भी एक्सपीरियंस को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा माइंड सोचता है दूसरा एनवेलोप शायद बेटर था। डार्क साइकी सिर्फ विचारों की गहराइयों में नहीं जाता, ये तुम्हारी सोच की नींव को भी हिला देता है।